अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस स्टोइचियोमेट्री। और यूजुअली हम लोग जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो सिर्फ स्टोइचियोमेट्री तक ही होती है। तो हम लोग आज के टॉपिक में स्टोइचियोमेट्री को डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे और उन फॉर्मूलों की इंप्लीमेंटेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास मौजूद है स्टोइचियोमेट्री, केमिकल इक्वेशंस, कंडीशंस टू परफॉर्म स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, टाइप्स ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड फाइनली द लिमिटिंग रिएक्टेंट। आज की हमारी वीडियो मास रिलेशनशिप तक होगी और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को डिस्कस करूंगा एंड देन वॉल्यूम एंड फाइनली लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो सबसे पहले व्हाट इज स्टोइचियोमेट्री? The word stoichiometry is a Greek word. It is composed of two words, stoichioin meaning element and metry meaning measurement. As a definition, we can conclude that stoichiometry एक Greek language का word है, Greek मतलब यूनानी, और ये दो word का मजमुआ है। stoichioin का मतलब element होता है और measurement of element basically stoichiometry कहा जाता है। Definition क्या हो सकती है इसकी exactly? The study to calculate the mass or volume of reactant or product based on balanced chemical equation is known as stoichiometry. आपके पास एक इक्वेशन मौजूद है, उस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या दोनों में से किसी एक या दोनों के मास या वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द केमिकल इक्वेशन जो मेथड आप यूज करोगे दैट इज स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन की इस पूरे के पूरे टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जनाब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टेल यू द एग्जैक्ट मोल रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एग्जैक्ट मोल रेशियो बताती है। और ये बात भी जहन में रखिएगा, कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज द की टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टोइचियोमेट्री। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकती है या कम से कम आप इस क्वेश्चन को इनिशिएट कर सकते हो। इट गिव्स यू द इनफ डेटा इनिशियली टू इनिशिएट अ क्वेश्चन। कंसीडर एन एग्जांपल बिलो। अब मैं एक इक्वेशन को डिस्कस कर रहा हूं, 2H2 plus O2 reacts to give 2H2O। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जनाब दिस इक्वेशन टेल अस दैट 2 moles of water are formed when 2 moles of hydrogen combined with 1 mole of oxygen। इसका मतलब मेरे पास इक्वेशन में क्या चीज मौजूद है? मेरे पास इक्वेशन में प्रोडक्ट मौजूद है 2H2O। 2H2O का मतलब वाटर के 2 मोल्स मौजूद है। और ये वाटर के 2 मोल्स कब बने? जब मैंने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन को आपस में रिएक्ट करवाया। इसका मतलब क्या हुआ? मोल रेशो क्या हुआ? आपके पास दो रिएक्टेंट मौजूद है, एक रिएक्टेंट के 2 मोल, दूसरे रिएक्टेंट के 1 मोल जब आपस में मिक्स हुए, कंबाइन हुए, तो हमें 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट मिले। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। Thus, from the balanced chemical equation, the ratio of mole of reactant and product can be found. इस तरीके से आप लोग balanced chemical equation की मदद से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेशियो ऑफ मोल को इजीली मालूम कर सकते हो। जैसे आप मुझसे पूछ सकते हो कि वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन जरूरत थी, तो मैं यहाँ इक्वेशन को देख के बता सकता हूँ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये चीज समझने की है। आगे बढ़ते हैं। So conditions to perform stoichiometric calculation की किन किन कंडीशन की मौजूदगी में ही stoichiometric calculations हो सकती हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। During all stoichiometric calculations, following assumptions are made. जब भी आप stoichiometric calculation कर रहे होंगे, आपके पास ये 3 conditions लाजमी होनी चाहिए। Reaction is irreversible, मतलब once a product has been formed, वो product अब दोबारा reactant में convert ना हो। दूसरी चीज, reaction complete हो और equation balanced हो। तीसरी चीज, कोई साइड रिएक्शन ना हो। आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना है। देयर आर 3 रिलेशनशिप्स इन स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। वन ऑफ देम इज मास रिलेशनशिप, जो कि आज का हमारा प्राइम टॉपिक है, देन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड फाइनली वॉल्यूम रिलेशनशिप। इन्हीं तीनों से मिलकर एक नई चीज बनती है लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिसको हम लोग सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। अभी उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले मास रिलेशनशिप को जरा डिस्कस करते हैं।
In such relationship, we find an unknown mass of a reactant or product if mass of any of the substance in reaction is given. In order to understand this, consider the following equation. इस तरह के रिलेशनशिप में हम लोग किसी भी एक कंपाउंड, किसी भी एक एलिमेंट जो रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है, उनके मैसेस को मालूम कर रहे होते हैं। इस तरह के मेरे पास उस पूरे इक्वेशन में मौजूद किसी भी एक सब्सटेंस का मास अगर मौजूद है, तो मतलब एक चीज के मास से दूसरी चीज के मास निकालने के रिलेशनशिप को मास मास रिलेशनशिप कहा जाता है। इसको समझने के लिए एक इक्वेशन देखिए, C plus O2 reacts to give CO2। ये मेरे पास एक इक्वेशन मौजूद है और कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, क्योंकि यहाँ डायटॉमिक है तो 32 हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम्स होता है। इसका मतलब 12 grams of carbon when combined with 32 grams of oxygen, it will give you 44 grams of carbon dioxide। The above equation represents that 12 grams of carbon will combine with 32 grams of oxygen to form 44 grams of carbon dioxide। As I told you earlier कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा तो 44 grams of carbon dioxide आ जाएगा। अब इनमें से मैं किसी एक चीज को मिसिंग भी कर दूं, तो हाइड भी कर दूं, तो आप बाकी की कैलकुलेशन से उस चीज के मास को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और इसी चीज को आप लोगों ने मास मास रिलेशनशिप में सीखना है। In order to solve these kind of question, we can use two methods। हमारे पास दो तरह के methods हैं इन तरह के questions को solve करने के लिए। Number 1 factor और ratio method, Number 2 mole method। हमारे पास ये दोनों method हैं, हम इन दोनों methods को use करेंगे। We will use each of the method in the upcoming session, so you can use any of the method as per your convenience। हम इन दोनों methods से एक एक example को solve करेंगे ताकि आपको जो आसान लगे आप उसके साथ go through करो। Keep in mind that you must have a balanced chemical equation to solve the question। लाजमी तौर पर आपके पास एक balanced chemical equation होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वरना आप कितना भी अच्छा काम कर लो आपका आंसर सही नहीं आएगा। Let's solve some examples to implement the learning। अब एक एग्जाम्पल को देखते हैं और उन एग्जाम्पल के ऊपर अपनी सारी की सारी लर्निंग को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। So we have a question। Calculate the mass of KCl and O2 obtained on heating 49 grams of KClO3। इसका मतलब अगर मैं 49 grams of KClO3 को हिट अप करूं तो मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड दैट इज KCl और ऑक्सीजन आएगी, और उस KCl और O2 का मैंने मास मालूम करना है। एज पर द डेटा वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि मेरे पास या तो रिएक्टेंट का मास होगा या प्रोडक्ट का मास होगा, जिसका भी मास मेरे पास मौजूद होगा उसकी मदद से मैंने बाकी के मासेस मालूम करने हैं। सो सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। KClO3 का मास मेरे पास मौजूद है दैट इज 49 ग्राम्स। KCl का मास मैंने मालूम करना है, ऑक्सीजन का मास मैंने मालूम करना है। ठीक है जनाब, सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। इन दिस स्टेप यू मस्ट हैव is a balanced chemical equation। आपके पास लाजमी तौर पर एक balanced chemical equation होनी चाहिए। According to the question, we need to burn potassium chlorate to obtain potassium chloride and oxygen, so we can write। अब ये equation मुझे बता रही है कि KClO3 को burn करोगे तो KCl और O2 मिलेगा, तो मैंने सबसे पहले equation बना ली, and this is a balanced chemical equation। 99% आप लोगों को पेपर में chemical equation balanced ही मिलती है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने इक्वेशन को खुद से बैलेंस करना होता है, एंड आई बिलीव कि आप लोगों को बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन आता होगा। अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अब ये इक्वेशन मुझे क्या बता रही है, 2KClO3 2KClO3 is required to produce 2KCl plus 3O2। मतलब KClO3 के 2 मोल्स रिक्वायर्ड है KCl के 2 मोल्स को प्रोड्यूस करने के लिए या ऑक्सीजन के 3 मोल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट दिस थिंग। ठीक है, तो मोल रेशो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल गया बैलेंस्ड इक्वेशन की मदद से। सबसे पहले क्या करोगे, इनके मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड आउट कर लो। तो मैं इन सब के इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड आउट कर रहा हूँ। पोटेशियम का 39 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, एंड आई बिलीव के मॉलिक्यूलर मास मालूम करने का तरीका आपको आता होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। जब मैंने इनके मॉलिक्यूलर मासेस को सॉल्व किया तो मैंने देखा कि जितने ग्राम्स रिएक्टेंट की तरफ है उतने ही ग्राम्स प्रोडक्ट की तरफ है। इट कंफर्म्स कि जनाब आपकी इक्वेशन एग्जैक्टली बैलेंस्ड है, एंड यू कैन परस्यू विद द क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है जनाब, इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी, चेक भी हो चुका, मोल रेशो भी आ चुका। अब जरा काम को स्टार्ट करते हैं।
According to the balanced chemical equation, we can write the given ratio as below. अब आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख ली. अब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से तुमने गिवन रेशियो मालूम करना है. गिवन रेशियो वो रेशियो होता है जो तुम्हारे पास पेपर में या क्वेश्चन में मौजूद है. अब जैसे सवाल समझो, यहां तुम्हें नजर आ रहा है कि 245 grams of KClO3 equals to 245 grams of KCl and 3O2. इसका मतलब इस 245 ग्राम में 149 ग्राम KCl मौजूद है और 96 ग्राम्स ऑक्सीजन मौजूद है. तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि जनाब 245 ग्राम्स ऑफ KClO3 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 149 ग्राम्स ऑफ KCl एंड 96 ग्राम्स ऑफ 3O2. इस बात को जरा जहन में रखिएगा. तो गिवन रेशो क्या हुआ, मैं सबसे पहले KCl के मास को मालूम कर रहा हूं. तो ये इक्वेशन मुझे बता रही है कि 245 ग्राम्स ऑफ KClO3 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 149 grams of KCl like this. ठीक है, दिस इज योर गिवन रेशो जो कि आपने इक्वेशन के मॉलिक्यूलर मासेस से मालूम कर लिया. उसके बाद आपने यूनिट रेशो मालूम करना है. यूनिट रेशो का मतलब आपके पास क्वेश्चन में किस कंपाउंड की वैल्यू गिवन थी. आपके पास क्वेश्चन में KClO3 का मास गिवन था, दैट इज 49. आपने इस KClO3 के मॉलिक्यूलर मास जो कि आपने मालूम किया है दैट इज 245, इसको 1 में कन्वर्ट करना है. इसको कहते हैं यूनिट रेशियो. तो जिसका मास आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा उसके मॉलिक्यूलर मास को आपने 1 में कन्वर्ट करना है. अब इस 245 को अगर मैंने 1 में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा. इस 245 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसी नंबर से डिवाइड करवाना पड़ेगा, मतलब 245 से ही डिवाइड करवाना पड़ेगा. और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मुझे दोनों तरफ, मतलब इस 245 को तो मुझे 245 से डिवाइड करवाना ही है, इस 149 को भी मुझे 245 से ही डिवाइड करवाना है, like this. Now we need to find the unit ratio. For this you need to convert the mass of the given compound into 1, like this. मैंने 245 grams of KClO3 को भी 245 से डिवाइड करवाया और 149 grams of KCl को भी मैंने 245 से डिवाइड किया. अब जब मैं 245 को 245 से डिवाइड कराऊंगा तो ये 1 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा. इट इज नोन एज यूनिट रेशियो. पहले क्या लिया था, गिवन रेशियो विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मास. उसके बाद जिसका मास क्वेश्चन में गिवन था उसके मॉलिक्यूलर मास को 1 में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो जब आप 245 को 245 से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट 1 ग्राम ऑफ KClO3 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 149 अपॉन 245 ग्राम ऑफ KCl. मैंने इस फ्रैक्शन को अभी सॉल्व नहीं किया, मैंने इसको एज इट इज रहने दिया. ये आ गया आपके पास यूनिट मास. अब आपने मालूम करना है रिक्वायर्ड रेशियो. रिक्वायर्ड रेशो क्या है कि आपने 49 ग्राम्स ऑफ KClO3 के लिए कैलकुलेशन करनी थी, क्वेश्चन में गिवन है. तो अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ, मतलब इस 1 ग्राम ऑफ KClO3 को भी 49 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और इस 149 अपॉन 245 को भी 49 से मल्टीप्लाई कराऊंगा ताकि मेरे पास 49 ग्राम्स ऑफ KClO3 की वैल्यू आ जाए. तो मैंने क्या किया, नाउ वी नीड टू फाइंड द रिक्वायर्ड रेशियो बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन मास ऑफ द KClO3 दैट इज 49 ग्राम. क्वेश्चन हमारे पास 49 ग्राम थी वैल्यू हमारे पास KClO3 की, तो मैंने दोनों वैल्यूज को 49 से मल्टीप्लाई करवा दिया. एंड द फाइनल आंसर विल बी 49 grams of KClO3 is required to produce 29.8 grams of KCl. ठीक है जनाब. तो इस तरीके से मैंने KCl की वैल्यू मालूम कर ली. मतलब 3 स्टेप. सबसे पहले गिवन रेशियो मॉलिक्यूलर मासेस से मिल जाएगा, उसके बाद यूनिट रेशियो, मतलब जिसका मास आपके पास क्वेश्चन में गिवन है उसकी वैल्यू को 1 में कन्वर्ट करो, और जब उसकी वैल्यू को कन्वर्ट करोगे तो लाजमी तौर पर दूसरी वैल्यू से भी आपको डिवाइड करवाना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए. और उसके बाद रिक्वायर्ड रेशियो, मतलब जितना मास आपके पास मौजूद है उसको इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दो, लाइक दिस. तो इस तरीके से आपके पास KCl का मास आ गया, दैट इज 29.8 ग्राम्स. अब हम इसी तरीके से ऑक्सीजन की वैल्यू को भी सॉल्व करते हैं. सिमिलरली वी कैन फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन. अब इक्वेशन क्या बता रही थी जनाब, 245 ग्राम्स ऑफ KClO3 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 96 ग्राम्स ऑफ O2. ये भी हमने पढ़ा था कि जनाब 96 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आया था. यूनिट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी, मतलब 245 को 1 में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब 245 को 245 से ही डिवाइड करवाना पड़ेगा, और ऑक्सीजन के मास को भी 245 से डिवाइड करवाना पड़ेगा in order to balance the equation. So 1 gram of KClO3 is required to produce 96 upon 245 grams of O2, और आपने 49 grams के लिए वैल्यू मालूम करनी है तो दोनों तरफ आपने 49 से मल्टीप्लाई करवा दिया इक्वेशन को, and your final answer would be 49 grams of KClO3 is required to produce 19.2 grams of oxygen. तो जनाब सबसे पहले given ratio, then unit ratio, and finally required ratio. It will give you your
कंप्लीट आंसर। तो मेरे पास दोनों मासेस आ चुके हैं, तो सबसे पहले रिजल्ट लिख लेता हूं। द मास प्रोड्यूस ऑफ O2 and KCl, मतलब ऑक्सीजन और पोटेशियम क्लोराइड, प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ 49 grams of KClO3 is 19.2 grams and 29.8 grams respectively। मतलब मैंने KCl का मास भी निकाल लिया, ऑक्सीजन का मास भी निकाल लिया, ऑक्सीजन का 19.2, KCl का 29.8। यहां तक तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, हाउ टू चेक योर आंसर। अपने आंसर को कैसे चेक करोगे? तुमने दोनों प्रोडक्ट के मासेस निकाल लिए, इन दोनों प्रोडक्ट के मासेस को ऐड करो। अगर इन दोनों प्रोडक्ट के मासेस रिएक्टेंट के मास के बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर 100% सही है। इन ऑर्डर टू चेक द आंसर यू कैन ऐड द masses ऑफ बोथ प्रोडक्ट। इफ दे आर सिमिलर टू द mass ऑफ रिएक्टेंट देन योर आंसर इज करेक्ट। तो जरा गौर से देखो, 19.2 और 29.8 विल गिव यू 49 एंड व्हाट यू हैव 49 ग्राम्स ऑफ KClO3। इसका मतलब जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ उतना ही रिएक्टेंट मौजूद था, एंड इट कंफर्म्स कि हमारा सवाल बिल्कुल ठीक तरीके से सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और सवाल को दूसरे मेथड से करेंगे, नंबर ऑफ मोल वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक और सवाल को इसके दूसरे मेथड से करते हैं, दैट इज मोल मेथड। कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ग्राम्स ऑफ NO। इसका मतलब क्या हुआ, आपने NH3 का मास मालूम करना है जो कि रिक्वायर्ड है 100 ग्राम्स ऑफ NO। मतलब इससे पहले हम लोगों ने प्रोडक्ट के मासेस मालूम किए थे, अब हम रिएक्टेंट के मासेस को मालूम करेंगे। सो हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मौजूद है, दैट इज 4NH3 plus 5O2 reacts to give 4NO plus 6H2O। जस्ट टू चेक कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, मॉलिक्यूलर मासेस को कंपेयर करवा लीजिए। इट विल हेल्प यू कि हाँ जी मेरा काम बिल्कुल सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो जब मैंने इनके मॉलिक्यूलर मासेस को आपस में कंपेयर करवाया तो मुझे पता चला कि जनाब राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इट मींस कि जनाब इक्वेशन एग्जैक्टली बैलेंस्ड है। अब जरा सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या क्या चीजें मौजूद हैं। आपके पास NO का मास मौजूद है, दैट इज 100 ग्राम। आपने NH3 अमोनिया का मास मालूम करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपाउंड हुज मास इज गिवन। मैथमेटिकली वी कैन राइट। अब सबसे पहले तुम लोगों ने नंबर ऑफ मोल मालूम कर लेने हैं उस कंपाउंड के जिसका मास गिवन है। सवाल में किसका मास गिवन है? NO का। कितना गिवन है? 100 ग्राम्स। तो सबसे पहले आपने इसका नंबर ऑफ मोल मालूम कर लेने। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। आप बात कर रहे हो NO की, NO का मास 100 के बराबर है और NO का मॉलिक्यूलर मास 30 के बराबर होता है। यहां जो आपको 120 लिखा हुआ नजर आ रहा है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये 4NO का मॉलिक्यूलर मास है। हमें सिर्फ NO का मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है और NO का मॉलिक्यूलर मास है 30 के बराबर। तो 100 अपॉन 30 बराबर हो जाएगा 3.33 मोल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तुम लोगों ने मालूम करने हैं सिर्फ उन दोनों चीजों को जिनके दरमियान तुमने रिलेशन बनाना है, लाइक दिस। नाउ चेक द इक्वेशन, वी हैव 4 मोल्स ऑफ NO एंड 4 मोल्स ऑफ NH3। देखो बाकी कुछ चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें बता दिया है कि हमारे पास NO के 100 ग्राम्स मौजूद है और मुझे NH3 मालूम करना है। तो मैं 5O2 इस वक्त मेरे किसी काम का नहीं है, 6H2O मेरे किसी काम का नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ मोल रेशो देखूंगा इन दोनों को, और मुझे इस मोल रेशो में क्लियरली नजर आ रहा है कि 4 मोल्स ऑफ अमोनिया और 4 मोल्स ऑफ NO। ठीक है, सो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं। इन दोनों को कैसे कंपेयर किया जाएगा? 4 मोल्स ऑफ NO इज प्रोड्यूस्ड बाय 4 मोल्स ऑफ अमोनिया। क्लियरली लिखा हुआ नजर आ रहा है इक्वेशन में भी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद इसका भी यूनिट वैल्यू निकालोगे, यूनिट रेशो। यूनिट रेशो पता है ना, अभी इससे पहले हम लोगों ने निकाला था कि जनाब जिसका मास गिवन है उसकी वैल्यू को आपने 1 में कन्वर्ट कर लेना है। अब यहां मैंने मास की मदद से नहीं करना है, मैंने यहां मोल की मदद से करना है। तो मेरे पास किसके मोल्स मौजूद है? मैंने सबसे पहले NO के मोल मालूम किए, तो मुझे NO के मोल जो कि इक्वेशन के अंदर 4 मौजूद थे, मुझे इसको 1 में कन्वर्ट करना है। कैसे करूंगा? 4 से ही डिवाइड होगा। सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी, 4 अपॉन 4 मोल्स ऑफ NO इज प्रोड्यूस्ड बाय 4 अपॉन 4 मोल्स ऑफ NH3। क्योंकि अगर आपने NO की वैल्यू को 4 से डिवाइड करवाया तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अमोनिया की वैल्यू को भी आप 4 से डिवाइड करवाओगे। तो आपके पास यूनिट रेशो क्या आ गया? 1 मोल ऑफ NO इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ NH3। ठीक है, पहले हमारे पास गिवन कहां से आया? गिवन हमने इक्वेशन से उठाया। ठीक है, उसके बाद हमने उसको यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अब रिक्वायर्ड की बात करेंगे। रिक्वायर्ड कितना है? 3.33 मोल्स, क्योंकि मैं अब मोल्स के हवाले से बात कर रहा हूं, अब मैं मॉलिक्यूलर मास के हवाले से बात नहीं कर रहा। तो अब मुझे इस 1 मोल ऑफ NO को 3.33 में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या करूंगा? दोनों को 3.33 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, लाइक दिस।
In first step, we already have found that the number of moles of NO is 3.33 mole. So multiply both sides by 3.33 to get the required number of moles. Mathematically, we can write like this कि जनाब जब आपने 1 से 3.33 को मल्टीप्लाई किया तो वो भी 3.33 के बराबर हो जाएगा. इसका मतलब 3.33 मोल ऑफ NO is produced by 3.33 moles of ammonia. लेकिन मुझे मास मालूम करना है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स मालूम नहीं करने थे. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक मैं मोल्स मालूम नहीं करूंगा तब तक मैं वेट या मास मालूम नहीं कर सकता. अब क्या किया जाएगा? नाउ यू हैव द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, जस्ट यूज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स टू गेट द वैल्यू ऑफ इट्स रिक्वायर्ड मास. अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं. नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मास आपके पास मौजूद है 100 ग्राम्स, सॉरी मास आपके पास, मास आप लोगों ने मालूम करना है अमोनिया का. अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स आपके पास मौजूद है, दैट इज 3.33. मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का होता है 17. तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करवाएंगे. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ NH3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3. इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा क्योंकि मुझे अमोनिया का मास मालूम करना है. सो मास ऑफ NH3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3. अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के कितने? 3.33 के बराबर. अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 17. कैसे 17 होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 के बराबर. एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 के बराबर. मेरे पास 3 हाइड्रोजन है तो 3 बन जा 3. सो 14 प्लस 3 इक्वल्स टू 17. ठीक है. और जब आप 3.33 को 17 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यू विल गेट द मास ऑफ अमोनिया, दैट इज 56.67 ग्राम. ठीक है. रिजल्ट में क्या लिखोगे? द मास ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ग्राम्स ऑफ NO विल बी 56.67 ग्राम्स. तो आप लोगों ने दोनों तरीके सीख लिए. दोनों तरीकों में समहाउ एक ही जैसा काम है. वहां क्या करना था? मॉलिक्यूलर मास, पहले गिवन मॉलिक्यूलर मास को कंपेयर करना था, फिर यूनिट में कन्वर्ट करना था, फिर रिक्वायर्ड में कन्वर्ट करना था. यहां पहले आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने थे, फिर उन नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करना था, यूनिट मालूम करना था, रिक्वायर्ड लेकर आने थे, फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स को आपने मॉलिक्यूलर मासेस से मल्टीप्लाई करवा देना था. तो ट्रिक क्या है? की क्या है? सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या है? गिवन रेशो इक्वेशन से उठाओगे, उसको 1 में कन्वर्ट करोगे. 1 में किसकी वैल्यू कन्वर्ट करनी है? जिसका मास तुम्हारे पास एक क्वेश्चन में गिवन है. और उसके बाद जितना मास तुम्हारे पास मौजूद है उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराओगे. सो दिस इज द की. आगे बढ़ते हैं. अब जरा प्रैक्टिस टाइम देखो. प्रैक्टिस टाइम में तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं. ठीक है. 2014 का एक क्वेश्चन मौजूद है, इसका आंसर भी मौजूद है. 2013, 2012, ठीक है जनाब. और इसी तरीके से तुम्हारे पास 2009 का भी एक क्वेश्चन मौजूद है. और इनके आंसर भी तुम्हारे पास एज अ रेफरेंस दे दिए गए ताकि तुम लोगों को अगर कोई परेशानी हो आंसर मैच कर लो. अगर आंसर मैच नहीं, सही नहीं आ रहे, गलत हो रहे हैं तो तुम कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लो. ठीक है. प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हाथ भी साफ हो जाएगा. वैसे मैथ्स रिलेशनशिप के क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं आते जितने मास वॉल्यूम के आते हैं. इस जगह पर मास वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा प्रायोरिटी रखता है क्योंकि उसमें मास भी आ जाता है और मास वॉल्यूम भी आ जाता है. तो दो टॉपिक्स मिल जाते हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन तुमने इन चारों क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना और इनके आंसर्स को मैच करना. एंड फाइनली थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी. आई बिलीव कि बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी और अगर नहीं आई तो फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आंसर दिया जाएगा. लेकिन काइंडली सवालों को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, दे विल हेल्प यू. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.